हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो कि अध्याय 7th होगी। जो कि अध्याय 7th क्या है, किशोरावस्था की ओर। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है 120/75 गुणे 100 बराबर सेंटीमीटर बराबर 160 सेंटीमीटर, ये जो कि क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो निकालने की फॉर्मूला होती है, जो कि क्या होती है MA/CA गुणे 100, वही एक्चुअल रेट से निकाला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से आपको कौन सा बताना है, उपरोक्त कथनों से कौन सा ही नहीं है वो बताना है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, जो कि क्या कह रही है शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि करते हैं, जो कि यही क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 1 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में ही तीव्र गति से क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और भी है एनसीईआरटी की लाइनों, उसको पढ़ लेते हैं। तो कह रही है, गति से तो बढ़ते ही हैं तथा बाद में यह गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। शरीर के सभी अंग समान दर से क्या करते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोरों के साथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे से भाग भी क्या होते हैं, वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर से सुडौल हो जाता है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, लंबाई में एकाएक वृद्धि के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन क्या होता है, तो वह होता है यौवना आरंभ। तो इस तरह से राइट आंसर ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, लंबाई में एकाएक जो वृद्धि होती है वो यौवना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियाँ जो होती है कि लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति क्या होता है, लंबा हो जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बताना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है, किशोरावस्था में सौर यंत्र अथवा लैरिंक्स में जो वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का सौर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। यही क्या है, असत्य कथन हो जाएगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, यौनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर जो कि निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है, तो उसे एडमस एप्पल कहा जाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन कहा जाता है, डी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी के जो लाइन देखिए, जो लड़कों के जो बाहर के जो गले के पास जो निकली हुई रहती है, जो हम लोग का ये होता है, ये क्या होता है, एडमस एप्पल होती है। जो इस तरह के जो गोलाकार गर्दन के पास जो दिखता है वो क्या होता है, एडमस एप्पल होता है। इसी के बारे में क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो इसको देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, यौवनारंभ में स्वरयंत्र तथा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है, लड़कों का स्वरयंत्र जो विकसित होकर अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर क्या होता है, सुअस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, एडमस एपोल के नाम से जाते हैं, जिन्हें हम कंठमणि कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो केवल ये जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल ही सही है, जो कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर क्या होता है, उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर क्या होता है, गहरा होता है। यही क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। और ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, सामान्यतः लड़कियों का स्वर क्या होता है, उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर क्या होता है, गाढ़ा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में निरंतर वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने और भारी लगने लगती है। ऐसी स्थिति में कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक क्या रहती है, बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य फिर हो जाता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मस्तिष्क का अधिकतम विकास डैश द्वारा होता है।
तो उस किशोरावस्था में क्या होता है, मस्तिष्क का अधिकतम विकास होता है। वहीं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, किशोरावस्था का जो कार्यकाल होता है उसमें व्यक्ति के सोचने ढंग में परिवर्तन की अवधि भी क्या होती है, पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र व अपने प्रति अधिक सचेत होता है, उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में क्या होते हैं, काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह क्या है, वह समय है जब उसके मस्तिष्क को सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी-कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को क्या करता है, सुरक्षित महसूस करता है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है जो कि शारीरिक वृद्धि के कारण भी उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन डैश द्वारा उत्प्रेरित और नियंत्रित होते हैं। तो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों के द्वारा क्या होते हैं? नियंत्रित और उत्प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी? इसमें से स उपरोक्त कथन में से सही सत्य कथन बतानी थी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी, जो कि दोनों क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। वहीं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, हार्मोन रासायनिक पदार्थ है, अतः यह क्या होते हैं? स्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा क्या होते हैं? स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष जो हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्तंभ प्रारंभ कर देता है, यह लड़कों में क्या होता है? परिवर्तन का कारक है, जिनके बारे में आपने कभी-कभी पढ़ा है कि उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन उत्पादित करना क्या होता है? प्रारंभ कर देता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किशोरावस्था के दौरान देखे गए जो परिवर्तन होते हैं, कौन सा लड़कों के साथ जुड़ा नहीं है? तो उच्च जो तीक्ष्ण आवाज़ होती है, ये क्या है? नहीं जुड़ा हुआ है। हम लोग ने एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, उच्च चौड़त वाला जो होता है ना, वो जबकि लड़कों का स्वर गाढ़ा होता है, किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वरयंत्र में पेशियों को नियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भारी लगने लगती है। ऐसी स्थिति कुछ दिन अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद क्या होता है? स्वर फिर क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किशोरावस्था के दौरान विकसित जो द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। जो किशोरावस्था के दौरान जो विकसित द्वितीय लैंगिक अभिलक्षण होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? लड़का और लड़की में विकसित अभिलक्षणों में अंतर के कारण होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। वहीं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, वो हार्मोन रोधी प्रवाह में स्रावित करती है, जिससे वो शरीर के क्या होते हैं? विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुँच सके। लक्ष्य स्थल जो होते हैं हार्मोन के प्रति क्या होते हैं? अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जो वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन क्या होता है? स्रावित करते हैं। आपने अभी-अभी पढ़ा भी है कि यह हमने हार्मोन गौण लैच्छिक लक्षणों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होते हैं? स्रावित हार्मोन को नियंत्रण में पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोनों को स्रावित करता है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को क्या कहते हैं? नियंत्रित करता है। लड़का एवं लड़की में विकसित अभिलक्षणों में अंतर होते हैं, क्योंकि ये लक्षण है जो लड़कों और लड़कियों के बीच क्या होते हैं? अंतर करते हैं। जैसे कि पुरुषों में आवाज़ का गाढ़ा होना, महिलाओं में स्तनों का विकास होना, ये प्रजनन अंगों के क्या होते हैं? प्रत्यक्ष विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि यौन परिपक्वता के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण क्या होते हैं? ये सब उभरते रहते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौनाराम के दौरान वृषण के कार्य हैं? तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्राव होता है, वो क्या है? वृषण का कार्य होता है। वहीं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, यौवनारंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। वहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौनारंभ के दौरान अंडाशय का कार्य नहीं है? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो होता है, वही अंडाशय का काम नहीं होता है, जो कि पुरुष का क्या होता है? ये होता है वृषण का कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन का, जो कि यही क्या हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, जो टेस्टोस्टेरोन है दे रखा। वहीं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, लड़कियों के में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाता है। दुग्धस्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ वो स्तन के अंदर क्या होता है? विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित किया जाता है। जनन कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन नामक प्रक्रिया द्वारा बनती है, जिसमें मातृ कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह प्रक्रिया जीव के जनन अंगों में होती है, जैसे नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु का निर्माण। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी?
सी हो जाएगी, जो कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए और ऊपर कथन से सही कथन बताना है। तो इस तरह से दोनों का दोनों कथन क्या है, सही दे रखा है। तो हम लोग पढ़ते हैं, लैंगिक हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने में हार्मोन के क्या है, नियंत्रण में होते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि या द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या करते हैं, नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। पीयूष ग्रंथि के अनेक हार्मोन से स्रावित करते हैं, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में, अंडाणु में, वृषण में शुक्राणु परिपक्व होने को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, महिलाओं में जनन आयु तब शुरू होती है जब उनका क्या होता है, मासिक धर्म जब शुरू होता है। इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौनारंभ में 10 से 12 वर्ष की आयु में क्या होता है, हो जाता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर जो अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से जो 30 दिनों का अंतराल होता है पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात क्या होता है, युग्मनज का ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं को क्या करते हैं, सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों के में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। मासिक धर्म का आरंभ यौवन का एक क्या है, महत्वपूर्ण संकेतक है, जो प्रजनन क्षमता को क्या करते हैं, शुरुआत को दर्शाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक और दो जो कथन दी हुई है बिल्कुल ही सही है। तीन कथन क्या है, असत्य है। तो फर्स्ट फर्स्ट कथन करें, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक अवधि तक रहती है, जो कि बिल्कुल सही है। स्त्रियों में जननावस्था का जो प्रारंभ यौवन होता है, जो 10 से 12 वर्ष की आयु से क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक क्या रहता है, चलता रहता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी, जो कि केवल एक और दो हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, युग्मक की जो परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता जो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक अवधि तक रहती है। और स्त्रियों में जननावस्था के प्रारंभ का यौनारंभ क्या होती है, 10 से 12 वर्ष की आयु हो जाए तक रहते हैं, जो सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बतानी है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन एक और दो जो दोनों दिए हुए, दोनों को दोनों क्या है, सही दी हुई है। तो कथन ये कह रहा है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश निषेचित अंडाणु में क्या होती है, धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होते हैं। वही कथन दो कह रही है, स्त्री में जो दो गुण एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। ये क्या है, बिल्कुल ही सही है। जो कि स्त्रियों में क्या होते हैं, दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, बल्कि पुरुषों में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन एक और दो दोनों हो जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही सही है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश निषेचित अंडाणु में क्या होती है, धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। वही हम लोग इसको बात करें तो गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में क्या होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें दो गुणसूत्र एक जोड़ी लिंगसूत्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एक्स और वाई कहते हैं। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, गुणसूत्र किसमें उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र केंद्रिका में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होगा तो किसमें होगा, शुक्राणु में वाई वाई गुणसूत्र होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु वाई गुणसूत्र होगा तो युग्मनज में नर शिशु में विकसित होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक्स एक्स से जो मतलब निषेचित होंगे तो वो किससे होंगे, स्त्री से, मतलब लड़के से होंगे, लड़की से होंगे। और वही एक्स और वाई मिलकर क्या बनते हैं, नर, यानी कि बेटा कहने का मतलब होता है वो बनता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी।
जो कि यही क्या है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, पिता के जो लिंग गुणसूत्र द्वारा क्या होते हैं, पूर्व शिशु का लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से कथन दे रखी थी जिसकी एनसीईआरटी की लाइनें थी। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कोई व्यक्ति क्वाइटर तथा गलकंड नामक उपाधि से ग्रस्त है, इसके व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर सकती। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है वही क्या होती है, ठीक पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकती है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, काका अथवा ग्वाटर नामक जो व्याधि से ग्रस्त होते हैं उसे थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रहती होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होते है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होती है, मधुमेह नामक रोग होती है। जिससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बुझे एवं पहली मनिक दिखाने वाले टोंग या क्या होते हैं, चार्ट में दिखाया गया कि रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने बताया था कि रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करते हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। रीनल एड्रेनलिन नामक हार्मोन को क्या करते हैं, स्रावन भी करते हैं। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करते हैं। इंसुलिन नामक जो रक्त शर्करा ग्लूकोज को नियंत्रित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता है तो ठीक से काम नहीं करता है तो रक्त क्या होता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, मधुमेह होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कौन सी ग्रंथि जो होती है रक्त में लवण का सही संतुलन बनाए रखने वाले हार्मोन का स्राव करती है। तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है क्या होती है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ऐसे सामान्य ऐसे जो हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को क्या करते हैं, संतुलित करता है। एड्रिनल जो एड्रिनलिन नामक हार्मोन का स्राव भी करती है। एड्रिनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में क्या होती है, तनाव के संयोजन का भी कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बतानी है। तो एक और जो दो कथन दी हुई है बिल्कुल ही सही है, जो कि एड्रेनल जो होती है एड्रेनिल नामक हार्मोन का स्रावन भी करता है। और जो एड्रेनिल क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में क्या करते हैं, तनाव के संयोजन का भी कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक और दो हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल जो एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में क्या करती है, तनाव के संयोजन का भी कार्य करता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, थायराइड एवं एडिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होते हैं, स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने आप हार्मोन का स्रावन करते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की समान वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, larva के वयस्क मेढक में परिवर्तन को कयांत्रण के रूप में जाना जाता है। कयांत्रण डैश द्वारा नियंत्रित होता है। तो कयांत्रण जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जो टैडपोल के वयस्क मेढक बनने के लिए, टैडपोल किसको बोला जाता है, मेढक के बच्चे को बोला जाता है। तो टैडपोल जो होते हैं वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, कयांत्रण कहते हैं। कीटों में जो कयांत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन या थायरॉक्सिन इसका क्या होते हैं, नियमन करते रहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार का उदाहरण है। तो संतुलित आहार का उदाहरण क्या हो सकते हैं, दूध, दाल और हरी सब्जियाँ। इस तरह से सभी के सभी ऑप्शन क्या है, सही है, जो कि संतुलित आहार के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, किशोरावस्था जो होती है तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत क्या होता है, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है, स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ क्या है। भोजन में प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं खनिज का निर्माण पर्याप्त मात्रा में समावेश हमारे भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, ये क्या है, संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं की माँ को दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिन्होंने क्या होते हैं, जरूरत होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट से जो भरपूर भोजन मिलता है हमको, उससे क्या मिलता है, तुरंत ही ऊर्जा प्राप्त होता है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, समावेश होता है। हमारा भारतीय भोजन में रोटी, चावल, दाल एवं हरी सब्जियाँ होती है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में क्या है, संतुलित भोजन है। फलों में हमें क्या करते हैं,
पोषण जो होते हैं वो देते हैं। शिशुओं की माँ के दूध से संपूर्ण पोषण भी मिलता है, जिसकी उन्हें क्या ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत है। शरीर जल्दी से सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी को तोड़कर उपयोग करता है। उदाहरणों में रोटी, चावल और फल शामिल होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एड्स रोग कैसे फैलता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो एक भी हो सकती, 2 और 3, तीनों के तीनों क्या है, उपरोक्त में से तीनों कथन सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, जो कि यह वायरस क्या होता है, एक पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति से ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीरीज द्वारा भी किया जाता है। वायरस का संक्रमण एक दूसरे से माध्यम, जैसे कि पीड़ित रोग माँ से दूध द्वारा उनके शिशु में भी हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इसे रोग का क्या होता है, संक्रमण हो सकता है। दूसरे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, कि जो कि तीनों की तीनों कथन क्या थी, सही थी। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। या वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सीरीज द्वारा भी हो सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यम से, जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा शिशु में भी हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का क्या होता है, संक्रमण हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों का क्या हुआ, अध्याय 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, डाइट जो कि बाल तथा बल तथा दाव होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को अंत तक बनने के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद।